नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि यदि पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगे तो सबसे पहला स्टेप क्या लें। और इसके लिए मैंने बुलाया है अपने साथ में एडवोकेट स्वाति सिंह को, जो कि ना केवल इस मामले में बहुत ही विशेषज्ञ हैं और मैट्रिमोनियल मामलों की एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको ठीक तरीके से कई सवालों का जवाब वो देंगी जो आप सोचते होंगे कि क्या करना चाहिए, और एक डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप भी समझ पाए, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि आपको क्या पहला स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पहला स्टेप ही गलत ले लेते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा केस खराब हो जाता है और कई बार तो रिश्ते भी जो ठीक हो सकते थे वो भी खराब हो जाते हैं। तो सभी चीजों को ठीक तरीके से समझना जरूरी है। और जब ये डिस्कशन ओवर हो जाएगा और अगर आपको लगेगा कि आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। आप 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। आइए एडवोकेट स्वाति सिंह से मिलवाते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिमोनियल इश्यूज को लेकर के। मैं आपको बताऊं कि चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर अब पूरे करने वाले हैं और ये हमारे दर्शकों का प्यार है कि लीगल सब्जेक्ट्स पे जो भी वीडियोस आते हैं वो देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आजकल हम देख रहे हैं, कोर्ट्स में भी देखते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से एक लंबी कतार खड़ी हो गई है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की। और कई बार तो ऐसा होता है कि शादी के 6 महीने के अंदर ही रिश्ता टूट जाता है और फिर उसमें जो है वो कोर्ट आ जाते हैं और देख के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये कोशिश करते तो इनकी शादी चल जाती। तो हम अगर मान लीजिए कि कोई पति है, पत्नी है और उसको लग रहा है कि भाई अब रिलेशनशिप उनका इस स्टेज पे है कि किसी से कानूनी सलाह लेना चाहिए, या पहला स्टेप क्या है कि उनको क्या करना चाहिए? पहला स्टेप तो सबसे जो मेन स्टेप होता है, जो बेसिक स्टेप होता है, उन लोगों को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ओके, उनको बिल्कुल भी किसी तीसरे का इंटरफेरेंस या फैमिली, बहुत सारे ऐसे रिश्ते खराब होते हैं आज के टाइम में भी, पहले भी होते थे कि लोग अपने बड़ों से, लोग सोचते थे कि हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो हम उनका अनादर कर रहे हैं। लड़की कहती है कि मैं अपने माँ बाप की बात नहीं सुनूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। लड़का कहता है कि वो मेरे पेरेंट्स, मैं उनकी नहीं सुनूंगा तो फिर कैसे होगा। तो आजकल यही ज्यादा बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं फैमिली मेंबर्स की वजह से। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो गलत सलाह देते हैं, ना तो लड़की वालों को पता है कि लड़की के ससुराल की क्या सिचुएशन है, ना लड़के के घर वालों को पता है कि इन दोनों के बीच की क्या सिचुएशन है, उनका क्या माइंडसेट है, क्या बॉन्डिंग है। तो जब लोग इंटरफेयर करने लगते हैं तो रिलेशन आपस में अपने आप ही खराब होता है। तो ये करना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंस ना हो किसी से, किसी का इंटरफेरेंस ना ले, आप अपने में ही बातचीत करके सॉल्व करें। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जैसे लगे कि अब ये विवाद जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बैठें और बैठ के बात करें और ये इंश्योर करें कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। तो शुरू से ही उनको ऐसा करना चाहिए कि इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि रिश्ते तो खराब जो हो रहे हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से ही हो रहे हैं। अगर आपने एक शिकायत अपने पिताजी को बताया तो उन्होंने कह दिया कि पुलिस कंप्लेन कर दो, या फिर किसी एडवोकेट से उन्होंने सलाह ले लिया और उन्होंने जाकर के कुछ एडवाइस कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिताजी गलत बता रहे हैं, लेकिन पिताजी को आपके बीच का वो बॉन्डिंग नहीं पता ना, हस्बैंड वाइफ के बीच का बॉन्डिंग नहीं पता कि किस बात पे क्या तेज बोल दिया, कि हाथ उठा दिया, या फिर गलत लैंग्वेज का यूज कर दिया, कि आपस में क्या बात हुई होगी, नहीं पता। उनको तो सिर्फ ये मैसेज पहुंच रहा है कि मेरी बेटी के साथ वायलेंस हो रहा है, ये तरीके से बात नहीं कर, इसलिए उन्होंने वो वैसा आंसर कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि अगर बातचीत का सिचुएशन अब खत्म हो चुका है, सपोज मान लीजिए कि उन्होंने बातचीत किया है, ठीक है, लेकिन मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, उनके बीच के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वो नहीं सुलझा पा रहे हैं और अब उनको लगता है कि भाई क्या करें, अब इसके बाद से जो है
क्या स्टेप लेना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए? जब उन लोग को लग रहा है कि अब आपस में बैठ के हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो उनको बिल्कुल किसी तीसरे की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई इंसान हो, कोई फैमिली मेंबर हो जो ना तो लड़के के बहुत क्लोज हो ना लड़की के बहुत क्लोज हो, लेकिन हाँ कोई न्यूट्रल पर्सन हो, कोई उनका ऐसा हो कि अच्छा चाहता हो, उनका मतलब अच्छा चाह रहा हो, ऐसा कोई पर्सन हो, उससे उनको बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। तो ऐसे में क्या एडवोकेट्स हो सकते हैं जो उनको सलाह दे सकते हैं? बहुत, आज के टाइम पे मैरिज काउंसलिंग का काफी ज्यादा है और बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं जो मैरिज की काउंसलिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो सर्च करने वाली बात है कि आप सर्च करें, आप उस पर रिसर्च करें कि आप की अगर मैरिज खराब हो रही है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो ये हस्बैंड या वाइफ अपार्ट फ्रॉम जो भी डिस्प्यूट है उनको मिलकर के किसी के पास जाना चाहिए और एडवाइस लेना चाहिए। एडवोकेट से भी ले सकते हैं, लेकिन एक मेरे को लगता है एज ए एडवोकेट, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो गए एडवोकेट के पास में और वकील साहब ने उनके प्रॉब्लम्स, उनके इमोशंस का ध्यान रखे बगैर उनको लिटिगेशन की तरफ धकेल दिया? ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी बहुत है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन की बात है, आप कैसे एडवोकेट के पास पहुंच रहे हैं। आप जाएंगे, आपको खुद ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हम यहाँ मैरिज काउंसलिंग के लिए आए हैं या फिर अपने कोर्ट केसेस के बारे में डिस्कस करने आए हैं। एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि ऐसा डिस्प्यूट होता है हस्बैंड और वाइफ में जो कानून की किताब के हिसाब से कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है ना, लेकिन वो डिस्प्यूट उनके साथ रहने के लिए वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। वो साथ में वो जो है मतलब उनको ऐसा नहीं फील होता कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। अगर किसी से जाके वकील से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ है, पुलिस वाले भी कहते हैं इसमें तो कोई सेक्शन ही नहीं बनता ठीक तरीके से, तो आपको डिवोर्स मिल ही नहीं सकता, या फिर आप तो जो है कुछ इसमें होगा ही नहीं आपका। तो वहां से शुरू होती है झूठ बोलने की कहानी कि एक दूसरे के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा दो और फिर रिश्ते और बिगड़ते चले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई कपल जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो क्या वो सच के साथ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल, जो चीजें आपके साथ हुई हैं, आप वही चीज पिटीशन में या फिर जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं आप उसमें करिए। ठीक है, आप सच के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पिटीशन होती है, जो कंप्लेंट होती है, जो एडवोकेट है जिसके पास आप जा रहे हैं, अगर वो सही एडवोकेट है तो वो अपनी लैंग्वेज में इतने अच्छी तरीके से आपके कंप्लेंट को बनाएगा कि सामने अगर वो जज के पास जा रहा है तो जज उसको एक बार पढ़ के उनको समझ आ जाएगा कि इस पिटीशन में इनके साथ क्या हुआ है, मतलब क्या क्या हुआ है, क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं इसको अपने लैंग्वेज में, अपने एक्सपीरियंसेस से थोड़ा एलोबरेट करना चाह रहा हूं। वो ये है कि देखिए, अगर पति है या पत्नी है, अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो सबसे पहला स्टेप आपका था कि आपने बातचीत कर लिया, एक दूसरे से नहीं सॉर्ट आउट हुआ। दूसरा स्टेप आपने ये काउंसलिंग के लिए भी सोचा कि मैं जाऊं, हो सकता है कि दोनों चले जाएं काउंसलिंग के लिए तो बेस्ट है। अगर नहीं गए और वो नहीं मुमकिन हो पाया तो तीसरा स्टेप जो लेना चाहिए वो एक फॉर्मल नोटिस भेजना चाहिए। फॉर्मल नोटिस क्यों भेजना चाहिए आजकल लोग नहीं समझ, क्योंकि देखिए हम सीधे जंप करते हैं लिटिगेशन में। मान लीजिए डिवोर्स, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करने जा रहे हैं, उसके पहले एक कोशिश करके देखें जो थोड़ा थ्रेट भी हो लेकिन बहुत लीगल ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक लीगल नोटिस पहले भेजें और भेज करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सिलसिलेवार तरीके से बताएं और बोलें कि ये प्रॉब्लम है। खास तौर से महिलाएं जो साथ में रहना चाहते हैं, खास तौर से वो पुरुष जो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, तो जिनको भी साथ में रहना, रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना है या फिर जिनको खत्म करना है, उनको भी अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली लीगली ड्राफ्ट करके एक नोटिस जरूर भिजवाएं, ताकि सामने वाले को एक मौका मिले कि उस टाइम में वो सोच सके और सोच करके वो एक निर्णय पे पहुंच सके। तो ये एक आपके हिसाब से, और मुझे लगता है कि अगर कोर्ट में भी जाता है और ये देखा जाता है कि भाई आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिया है डिसीजन, तो वो डेफिनेटली जो जजेस भी है वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए इंसान तो नहीं, वो भी अपने घरों में और सब जगह देखते ही हैं क्या हो रहा है, तो वो भी ठीक तरीके से शायद
आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए और समझ पाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। कई सारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जो होते हैं, मतलब वो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं, अब उनको घर बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस किसी भी तरीके से एक दूसरे को लेट डाउन करें, ये उनका पूरा मन होता है। तो क्या करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे फोन में रिकॉर्डिंग लगा दी, व्हाट्सएप चैट उनकी वो पढ़ते रहे, उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लेते गए, मतलब ऐसा कि दूसरे के प्रति जो मतलब एक एविडेंस कलेक्ट कर लिया। क्या इन एविडेंस की कोई वैल्यू होती है? क्या ये इनको कहीं हेल्प करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो बनाया था और बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने एक दिया था। वीडियो था जिसमें कि करकरडुमा कोर्ट का केस था, उसमें सास ने अपने बहू पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था और बहू सास के साथ मारपिटाई कर रही थी और इसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो बेटी के पास थी, यानी ननद के पास, बहू की जो ननद होगी उसके पास थी और सास की बेटी थी। ठीक है। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में उस वीडियो को एज ए एविडेंस उन्होंने पेश किया, तो कोर्ट ने एविडेंस एक्ट के तहत बोला कि आप इसका प्रमाण पत्र दें। प्रमाण पत्र देने का मतलब ये होता है कि किसने इस वीडियो को शूट किया है, जिसने भी शूट किया है वो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 है, उसके तहत प्रमाण पत्र मांगा गया। अच्छा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कल को कोई चोरी छिपके फोन में रिकॉर्डिंग लगा दे और सुन रहा है, तो क्या कोर्ट में ये प्रमाण पत्र देगा कि मुझे जब डाउट हुआ तो मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग लगा करके सुनना शुरू कर दिया? क्या ये लीगल है? ये लीगल नहीं है। तो उस समय आपसे एक उल्टा सवाल हो, आपने कैसे इलीगल काम कर लिया? दूसरा, आप वीडियो शूट कर रहे हो, आपने कैमरे लगवा दिए, सीसीटीवी कैमरे लो, चलो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, एक न्यूट्रल चीज है, कोई भी लगवा सकता है, उससे तो हो सकता है ना। आपने अपने फोन से रिकॉर्ड किया अगर कोई चीज, तो पूछा जाएगा कि ये आपने रिकॉर्ड किया है, कैसे रिकॉर्ड किया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर कहीं पे कमी है, अगर मान लीजिए कि वाइफ सचमुच एडल्ट्री में है, एडल्ट्री मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है, तो आप वो एक दिन तो बनेगा नहीं। अगर एडल्ट्री के रिलेशनशिप में हो तो कई बार होगा, वो होटल में जा सकते हैं, होटल में किसी और के साथ स्टे कर सकते हैं, या फिर तो इस तरह के एविडेंसेस को हो कि होटल का बिल है उनके पास में, तो एक चीज समझ आता है। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर एविडेंस या ऐसा फोटोग्राफ्स है, वीडियो है जिसमें दिखे कि फिजिकल रिलेशनशिप वाकई बन रहा है, कुछ इस तरीके से है, तो वो सारे एविडेंसेस काम आते हैं। कई बार वाइफ या हस्बैंड में हो रहा है और हस्बैंड इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया, बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने भी घर में रिकॉर्ड किया, जब उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर मारपीट कर रहे हैं या कोई गाली गलौज कर रहा है, ये सारे भी वीडियोस जो है वो कोर्ट में काम आते हैं। लेकिन जो सेल्फ बनाया जाता है, किसी को इम्प्लीकेट कर फंसाने के लिए जो हम तैयार करते हैं एविडेंस, वो भी कोर्ट में एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आप वास्तव देखो, शादी एक रियलिटी है। आपकी अगर शादी हो गई है तो आपकी शादी होने का मतलब है कि आप कानून से बच गए। मैं सही कह रहा हूं? अब आप कानून से बच गए तो आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि छोड़ दो, है ना। तो आपको कानून के हिसाब से ही आप सेपरेट हो सकते हो, और कानून के हिसाब से सेपरेट होने का मतलब ये होता है कि अगर वास्तव में वो गलत है आपका पार्टनर, तो कानूनी आप उससे सेपरेट हो सकते हो। और अगर उसमें कोई वो गलत नहीं है और आप एविडेंसेस बना रहे हो, तो बस यही होगा कि केस चलता रहेगा और नतीजा जो है बहुत बाद में, बहुत लेटर स्टेज में निकलेगा। तो इससे जुड़ा एक और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोर्ट के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है। वो लगता है कोर्ट जाएंगे, हमारा पक्ष तो बहुत मजबूत है और पहले दिन दूसरे दिन फैसला हो जाएगा। तो क्या किसी को कोर्ट जाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि कोर्ट में जा करके ही सब कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, कोर्ट जाने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जाके एकदम इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर है। ठीक है। कोर्ट हमेशा प्रोसीजर के ही अकॉर्डिंग चलेगी। आप वहां जाए सोचे आज मैं गया और मेरा 4 दिन में फैसला हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी पॉसिबिलिटीज ये होनी चाहिए कि आप आउट ऑफ कोर्ट या फिर अगर मैरिज काउंसलर के पास या कहीं भी जाके अगर आपका सेटलमेंट हो रहा है तो आप केस को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करें। कोर्ट जाना एक लास्ट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आपने जो एक वो बताई थी बात नोटिस वाली कि एक स्टेप्स, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो फॉलो करना चाहिए लोगों को। ओके।
अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि सपोज मान लीजिए कि डिस्प्यूट हो गया, अब कोर्ट में जाना ही पड़ गया, तो कोर्ट के प्रोसेस के अंदर जब कोर्ट में कोई चले जाते हैं तो उनके दिमाग में होता है ये फैसला कितने दिनों में आता है, डिवोर्स का फैसला कितने दिनों में आता है, म्यूचुअल कंटेस्टेड, अब म्यूचुअल तो हो नहीं पा रहा, लड़ाई इतनी हो गई, कंटेस्टेड ही हो रहा है, तो कितने टाइम में फैसला आ जाता है, ठीक है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूचुअल डिवोर्स जो होता है उसमें कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। वो म्यूचुअल, तो इसमें पहला मोशन होगा और सेकंड मोशन को वेव ऑफ करा सकते हैं, इस वजह से कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मोशन को आप वेव ऑफ करा के सेकंड मोशन हो जाएगा तो हो गया। लेकिन जो दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स होता है वो डिवोर्स जैसे आपने फाइल किया, समन हुआ, पार्टी वहां पे अपीयर हुई, पार्टी अपीयर होती है तो मोस्टली कोर्ट्स कंटेस्टेड डिवोर्स के मैटर्स को मीडिएशन में भेज देते हैं। वहां जाके सेटलमेंट हो भी जाता है और नहीं भी होता है। अगर हो जाता है वहां पे सेटलमेंट तो फिर पार्टी से कोर्ट में दोबारा आती है, म्यूचुअल फाइल किया जाता है, फिर उस हिसाब से डिवोर्स होता है। और अगर सेटलमेंट मीडिएशन में नहीं हुआ तो फिर जो केस होता है वो मेरिट्स पे चलता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि उनका केस किस तरीके से चलेगा। अब मैं एक स्पेशली जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं एक सवाल पूछ रहा था। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप मैट्रिमोनियल इश्यूज को फेस कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप इजीली अवेलेबल हो, मिल जाते हो उनको? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाते। अच्छा, तो मैडम आप आई स्टूडियो में और आपने जो है इतना अच्छे तरीके से बताया, तो थैंक यू सो मच कि आप आई हैं। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया था इस वीडियो में मैडम के साथ में बात करके कि किस तरीके से इजीली हम आपको बता सकें कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या कोई भी अगर विवाद आपके साथ शुरू हो चुका है, आप तनाव में हैं, तो हम कैसे आपको ठीक तरीके से गाइड कर सकें और समझा सकें। चूंकि वीडियो लंबा ना हो तो हमने कुछ सब्जेक्ट को ऑलरेडी इसमें छोड़ दिया, जो कि आने वाले वीडियोज में बताएंगे कि चाइल्ड, अगर आपके बच्चे हैं तो उसके कस्टडी को लेकर क्या होगा, अगर आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाए तो क्या होगा। आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आपके जो भी सवाल होंगे उसको भी लेंगे अगले वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के, उसके बारे में बता सकें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।